वेलकम टू अनुसंधान आरएस। आज मैं आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में बताऊंगा। पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो दो प्रकार से है। एक तो जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर मूवमेंट करती है, राउंड चक्कर लगाती है, और एक अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उससे दिन और रात होते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उससे ऋतुएं या मौसम जो है वो बदलाव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पृथ्वी का। इसको जानने से पहले हम पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर एक बार जान लेते हैं। पृथ्वी अक्षांश देशांतर कैसे होते हैं, छोटा सा है। इससे ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ पे हम जानते हैं कि जो ये जो रेखाएं होती है इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और ये जो रेखाएं होती है ये पृथ्वी को हमारे दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह है उत्तरी अक्षांश और यह है दक्षिणी अक्षांश, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। ये सामान्य सी बात है, सभी जानते हैं, छोटी सी बात है, बच्चों वाली 6th क्लास स्टैंडर्ड की बात है ये। उसके बाद अपने जो अक्षांश रेखाएं होती है वो होती है निव्य अक्षांश तो होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो विषुवत रेखा से ऊपर वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में निव्य अक्षांश इधर होते हैं और निव्य अक्षांश इधर होते हैं, दोनों मिला के होते हैं 180 अक्षांश होते हैं, अक्षांश होते हैं। ठीक है, और विषुवत रेखा भी तो एक अक्षांश है। अगर विषुवत रेखा को भी हम टोटल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो वो हो जाता है 181, और अक्षांश कितने हैं तो वो जाता है 180। ओके, ठीक है, सामान्य सी बात है ये। उसके बाद में हम इन अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को हम तो कहते हैं कि 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 कटिबंधों में बांट सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। जो मोटा मोटा इसका डिवाइडेशन होता है वो जैसे 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश तक, 30 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 60 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वो डिवाइडेशन इधर हो जाता है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये हमारी जो है अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाओं का यूज क्या होता है? ये अक्षांश रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण जो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और इनका जो यूज होता है वो किस में होता है? किसी स्थान विशेष की स्थिति को जानने में, कि कौन सा स्थान कौन से अक्षांश पर स्थित है। महत्वपूर्ण रोल इनका ये होता है। और पृथ्वी को कटिबंधों में या भागों में बांटती है, तो इसी के आधार पर हम जलवायु का, पवनों के संचरण का, और बहुत सारी जो कई अन्य भौगोलिक चीजें हैं उनका हम अध्ययन इनके अक्षांशों के आधार पर हम करते हैं। तो एक और बात कि दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है नॉर्मल। वैसे तो 111.32 किलोमीटर होती है, लेकिन हम 111 किलोमीटर ही इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं हो गई। इसके बाद में हमारे देशांतर रेखाएं होती है। तो देशांतर रेखाएं क्या करती है? पृथ्वी को पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो रेखाएं होती है, जो दोनों ध्रुव मिलाती है, वो क्या कहलाती है?
देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतर रेखाओं की स्थिति जैसे हमने देखा होगा खरबूजा, खरबूजे के ऊपर जो धारियां होती है सेम वैसा होता है। तो ये वैसा ही ये धारियां हैं, ये तो इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, जैसे हमने अक्षांश में हमने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वैसे इसमें हम क्या कर देते हैं, ये जो बीच वाली जो जैसे यहाँ पे विषुवत रेखा थी 0 डिग्री अक्षांश, वैसे यहाँ पे जो 0 डिग्री अक्षांश देशांतर उसको क्या कहते हैं, प्रधान मध्यांश रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के ऊपर से ये जगह से ये निकलती है ऊपर से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच कहते हैं। ठीक है, तो जैसे विषुवत रेखा ने 2 भागों में बांटा पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वैसे ये भी 2 भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, तो इनकी दिशा क्या रहती है, पूर्व और पश्चिम की ओर। तो अब देशांतर कितने होते हैं भाई, देशांतर देखिए, अब जैसे ये कौन है, कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, इसको इधर लेटाएंगे, कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। इधर इधर जाएगा ये वापिस, ऐसे मोड़ेंगे इसको, कितना हो गया, 270 डिग्री, और वापिस इसको पूरा फोल्ड इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इट मीन्स जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी हो गई, 360। उत्तरी गोलार्ध में कितनी हो गई, 180, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी हो गई, 180। ठीक है, 180 और 180 कितना हो गया, 360 डिग्री देशांतर टोटल होते हैं। ठीक है, तो सामान्य सी बात है, देशांतर पृथ्वी को जैसे खरबूजे के ऊपर रेखाएं होती वैसे काल्पनिक रेखाएं प्रदर्शित होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में, अब अक्षांश का यूज तो अपन ने पढ़ लिया, अब देशांतर रेखाओं का क्या यूज है, क्या काम आती है काल्पनिक रेखाएं। देशांतर रेखाओं का जो मुख्य यूज होता है वो क्या होता है, टाइम में, टाइम जोन में, टाइम मालूम करने में या टाइम की जानकारी प्राप्त करने में, किस स्थान पर क्या कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है, ये जानकारी किससे मिलती है हमें, देशांतर रेखाओं से। जैसे ग्रीनविच रेखा पे, ग्रीनविच रेखा है, अब इससे जो दो देशांतर, जो एक देशांतर होता है, उस एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी, उस दूरी को पार करने में सूर्य को लगा समय, उसके आधार पे, सूर्य को पार करने के लगे समय के आधार पे टाइम की जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे, देखो, जैसे मान लो एक देशांतर है, ये दूसरा देशांतर है, तीसरा देशांतर है। ठीक है, अब इस देशांतर से इस देशांतर पर सूर्य को आने में कितना समय लगता है, तो वो कितना लगता है, 4 मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार कितना हो गया, 15 देशांतर में कितना हो जाएगा भाई, 60 मिनट। इट मीन्स 15 देशांतर पार करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। कितना समय लगा, 1 घंटा। अब ये सूर्य का देशांतर को पार करना, इससे क्या तात्पर्य है भाई, इससे तात्पर्य ये है कि जैसे सपोज ये हमारे देशांतर है, ठीक है, ये 1 2 3 4 देशांतर है, ये आपका यहाँ पे ये सूर्य है। अब इस सूर्य के सामने से पृथ्वी मूव करेगी, घूर्णन करेगी, तो एक देशांतर इसके सामने से निकला और दूसरा उसके सामने आ गया, इसे कहते हैं देशांतर को पार करना। समझ में आया, जैसे ये सूर्य है अपना, सन है और ये अर्थ है, इसके ऊपर ये जो मेरी अंगुलियां हैं ये देशांतर है। ठीक है, अभी देशांतर को पार करना सूर्य का मतलब, इस सूर्य के सामने देशांतर, अभी एक देशांतर है, ये घुमा और दूसरा देशांतर आ गया, तो एक देशांतर दूसरे देशांतर पर आने पे, इसका मतलब सूर्य के सामने से निकलने पे, सूर्य के सामने आने को क्या कहते हैं हम, सूर्य का देशांतर को पार करना। तो 1 घंटे में कितना पार हो जाएगा, 15 देशांतर, 2 घंटे में 60, 120 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 देशांतर। तो इसी प्रकार देखते हैं कि जैसे हमारा प्रत्येक कंट्री का क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा है। क्यों, क्योंकि देशांतर से हम टाइम ज्ञात करते हैं, टाइम की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमारा भारत का 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर, ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इट मीन्स क्या हुआ, अगर जैसे अब ग्रीनविच से कितना आगे है, इसका मतलब ग्रीनविच कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री से कितना आगे है, ये 82.5 डिग्री हमारा भारत जो है, उसका प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो इतना इससे देशांतर आगे है। अब देखिए इसका हम डिवाइड करते हैं तो कितना घंटा आगे होना चाहिए भाई, 15 देशांतर पे कितना हो गया, 1 आवर, 30 देशांतर पे कितना हो गया, 2 आवर,
अगले 45 पे कितना हो गया, 3 आवर्स। 60 पे कितना हो गया, 4 आवर्स। और 75 पे कितना हो गया, 5 आवर्स। अब देखिए, अब 75 से 82 कितना देशांतर बचा, 7.5 देशांतर। तो 15 में कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो 7.5 में कितना लगेगा, हाफ आवर। कितना घंटा आगे हो गया, 5 घंटा, 5 आवर 30 मिनट्स हमारा जो है भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। जैसे यहाँ पे 1 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 1 से काउंट करो, 2, 3, 4, 5, 5.5। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। इसी में एक चीज बताना भूल गया आपको, ये जो अपनी ग्रीनविच है, इसके जस्ट पीछे कितना डिग्री देशांतर होगा, 180 डिग्री देशांतर, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, जस्ट 0 डिग्री जस्ट पीछे होगा, क्योंकि 90 इधर, 90 उधर, फिर 90 इधर और 90 इधर, कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं पृथ्वी की गतियों पे। पृथ्वी जो है हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाती है, उस चक्कर लगाने से क्या होता है, मैं बताया था अभी कि चक्कर पृथ्वी का सूर्य के ओर चारों ओर परिक्रमण करने से क्या होता है, ऋतुएं और मौसम बनते हैं। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उससे क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा सूर्य है, सन है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी वो चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने अक्ष से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 64 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसको अक्ष को दिखाने के लिए, झुका हुआ दिखाने के लिए कैसे क्या करेंगे, इसको, ये अक्ष हो गया इसका, यानी कितना डिग्री हो गया, ये 64 डिग्री यहाँ पे कोण बना रही है हमारा पृथ्वी। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जैसे ये तो क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया हमारा, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे पृथ्वी चारों चक्कर लगाएगी, घूमती घूमती चारों तरफ घूमते हुए वापस अपने स्थान पे आ जाएगी, कितने दिनों में। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर, सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है वो कितने दिन में करती है, 365 दिन, 5 घंटा और 4 मिनट। इसमें पूरा एक अपना एक राउंड पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगा लेती है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे क्या होता है, पृथ्वी यहाँ पे है, फिर कहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर कहाँ आ जाएगी, इसी स्थिति में यहाँ पर आ जाएगी, फिर कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। वही है हमारा अक्ष, ऐसा ही रहेगा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आधार पर, परिक्रमण के आधार पर क्या होता है,
ऋतुओं में बदलाव होता है या मौसम जो है हमारा मौसम बनता है, ऋतुएं आती है पृथ्वी पे। जानते हो ऋतु अलग अलग ऋतु होती है, सर्दी गर्मी बरसात और बसंत, जो 4 ऋतु मुख्य रूप से मानी गई है वो ऋतुएं होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें। अब देखिए ये है हमारी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, वही विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब देखिए अब क्या होता है, चूंकि सूरज की किरणें, सन की सूर्य की किरणें सीधी कहाँ गिर रही है, विषुवत रेखा पे गिर रही है, तो विषुवत रेखा पे क्या होगा, अधिक तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस स्थिति के अनुसार कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तो गिर रही है। अब कर्क रेखा की और मकर रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, सीधी किरणें कहाँ गिर रही है अभी, ये मकर रेखा पे। दूसरी बात, कहाँ जा रही है सीधी, दक्षिणी गोलार्ध पे, दक्षिणी ध्रुव पे सॉरी। और जो इधर वाली जो किरणें हैं सूरज की किरणें, वो कहाँ निकल रही है, सीधी बिना उत्तरी ध्रुव पे टकराए सीधी निकल रही है पृथ्वी से। क्यों निकल रही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। इसकी वजह से क्या है, सूरज की जो प्रकाश की किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध, इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पे सीधी निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव पे सीधी टकरा रही है। इस स्थिति में क्या होगा बताओ, यहां तो क्या होगा दिन और यहां क्या होगा रात। इसका मतलब क्या हो गया, ये अभी हमने बताया था कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर की ओर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब क्या हो गया, अगर सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर सीधी गिर रही है, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, दिन, और उत्तरी गोलार्ध में रात, ध्रुव पे रात। और इधर क्या होगा, अब सूरज की किरणें सीधी गिर रही है तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि हुई, तापमान वृद्धि हुई तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी, और यहाँ पे क्या होगी सर्दी। यहाँ पे ठंड का मौसम हो जाएगा और यहाँ पे गर्म मौसम हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में गर्म मौसम हो जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्थिति कब आती है, ये स्थिति आती है हमारी 23 सॉरी ये स्थिति आती है हमारी 22 दिसंबर को। स्थिति कब आती है हमारी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को कहाँ रहता है, मकर रेखा पे इधर रहता है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। देखो इसलिए तो देखो हमारा भारत कहाँ पर है, ये भारत यहाँ पे है, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो इस समय हमारे भारत में क्या रहती है, दिसंबर में क्या रहती है, सर्दी रहती है ना, ठंड रहती है। ठीक है, तो इधर ही हो गया। तो इसी समय ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या रहेगी, गर्मी। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, और दूसरा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण। ठीक है, तो ये स्थिति कब हो गई, दिसंबर में। अब देखो दिसंबर के बाद फिर ऊपर आते हैं। अब यहां से कितना चलेगा, दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी, और ये 3 मंथ हो गया आपके, जैसे दिसंबर हो गया, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, और ये मार्च में कहाँ पहुंच गया, इस स्थिति में पहुंच गया। अब मार्च में क्या होता है, जो सूरज की जो किरणें हैं वो कहाँ पहुंचती है, सीधी सूरज की किरणें कहाँ जा रही है, सीधी विषुवत रेखा पे। इस स्थिति में क्या होगा, देखो ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे जाके ऐसे चला गया, तो पहले कहाँ आ रहा था, दक्षिणी ध्रुव पे, अब कहाँ चला गया, विषुवत रेखा पे। इधर से इधर जाएगा, मकर रेखा से किधर गया, विषुवत रेखा की ओर। इसको पार करेगा यहाँ पे, कहाँ पहुंच जाएगा, कर्क रेखा पे। फिर कर्क रेखा से वापस कहाँ आएगा, विषुवत रेखा पे। समझ गए ना, सूर्य का आना मतलब सूर्य का किरणों का सीधा गिरना। ठीक है, तो अब जैसे यहां पे आ गया, तो अब ये मार्च में हो गया। ठीक है, अब ये 22 दिसंबर हो गया, ये मार्च में किरणें कहाँ गिर रही है, विषुवत रेखा पे। उसके बाद फिर देखिए यहां से अपन, इसको बताऊंगा बाद में भी मैं। इसके बाद फिर अपन आते हैं, तो मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल, और फिर क्या आता है, मई, और फिर क्या जाता है यहाँ पे, ये जून।
अब जून में कहाँ पहुंच जाना चाहिए, देखो पहले कहाँ था, मकर रेखा पे, फिर सूरज कहाँ पहुंच गया, विषुवत रेखा पे, अब कहाँ पहुंच जाना चाहिए, कर्क रेखा पे। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा जून में, कर्क रेखा पे। अब जून के बाद फिर वापस कहाँ जाएगा, जून के बाद क्या आता है, जुलाई, अगस्त, ठीक है, और फिर क्या जाता है ये आपका सितंबर। तो सितंबर में कहाँ पहुंच जाएगा फिर ये, सितंबर में वापस कहाँ आ जाएगा, विषुवत रेखा पे। देखो पहले कहाँ था, मकर रेखा पे, फिर कहाँ गया, विषुवत रेखा पे, फिर ऊपर गया, कहाँ गया, कर्क रेखा पे, फिर वापस कहाँ आया, विषुवत रेखा पे, फिर विषुवत रेखा से कहाँ जाएगा वापस, मकर रेखा पे, फिर मकर रेखा से किधर जाएगा, विषुवत रेखा पे। ठीक है, तो इसी के आधार पे हमारे ऋतुओं का बदलाव होता है। कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे सर्दी हो गई, गर्मी हो गई। अब इस स्थिति में क्या होगा भाई, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा में सीधी गिर रही तो क्या होगा, इट मीन्स यहाँ पे दिन और रात की अवधि समान होगी और मौसम ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होगी। अब जैसे जैसे सूरज क्या होगा, वापस किधर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना ऊपर, ये कहाँ आ गया, कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे जब सूर्य आ जाएगा तो ये क्या होगा, यहां से जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम होना शुरू हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, जब सूर्य कर्क रेखा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कर्क रेखा पे सूर्य का आना मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि और कौन सा मौसम आ जाएगा, कौन सी ऋतु आ जाएगी, गर्मी। ठीक है, और उसी समय क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठंड या सर्दी। यहाँ पे क्या होगी अपने, सर्दी, क्योंकि तापमान में कमी आ जाएगी। अब देखिए इस समय सूरज की किरणें कहां गिर रही है, कर्क रेखा पे, और किरणें कहां गिर रही है, सीधी उत्तरी ध्रुव पे। यहां पे कहां गिर रही थी, दक्षिणी ध्रुव पे। उत्तरी ध्रुव पे क्या हो रहा था, किरणें बिना टकराए सीधी निकल रही थी, तो क्या हो रहा था यहाँ पे रात, यहाँ पे क्या हो रहा था दिन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब किरणें कहां आ रही है, सीधी उत्तरी ध्रुव पे। और दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो रहा है भाई, सीधी टकरा के सीधी ये निकल गई सूरज की किरणें। तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या हुआ, किरणें सीधी निकल गई। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सूरज की किरण, प्रकाश की किरण नहीं टकराएगी तो तापमान तो बिल्कुल नहीं रहेगा और वहां पे रोशनी भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा दिन और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रात। इसका उल्टा हुआ ना उधर। अब इस स्थिति से इस स्थिति आने में टाइम कितना लगा, समय कितना लगा, 1 2 3 4 5 6, कितने महीने लगे, 6 महीने। इसका मतलब इसलिए क्या कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव पे क्या होगा, इस स्थिति में यहां तक 6 महीने की रात और यहां से शुरू होकर क्या हो जाएगा, 6 महीने का दिन। समझ में आ गया। तो इस स्थिति में तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध पे रात और दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी ध्रुव में रात और दक्षिणी ध्रुव पे दिन। अब ये क्या होगा, जैसे हमारा सुबह होती है, फिर शाम होती है, सूरज धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर वापिस नीचे आता है, पश्चिम दिशा में जाता है ना। तो दिनास्त भी होता है ना जब उदय होता है, तो वैसे ही दिन में, और दिन में आगे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ से जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, दिन की अवधि धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, ये रात की अवधि कम होती जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा कंप्लीटली। तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना महीना लगा, 6 महीना। तो इन 6 मंथ में यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे क्या था, रात, तो यहाँ पे क्या रही, रात। अब यहाँ से लेके यहाँ पे वापिस 6 मंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन, दिन चलेगा पूरा। ठीक है, तो अब ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पे ये स्थिति कब आती है, 21 मार्च को, जब सूर्य कहाँ रहता है, विषुवत रेखा पे रहता है। इसे हम क्या कहेंगे, ना सर्दी ना गर्मी, वापिस ठंड, फिर ना सर्दी ना गर्मी और फिर गर्मी। क्यों, सूर्य कहाँ आ गया, कर्क रेखा पे, यहाँ पे कहा था, मकर रेखा पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्थिति कब आती है, 21 जून को। 21 जून को सूर्य कहाँ रहता है, कर्क रेखा पे। ठीक है, 23 सितंबर को, सॉरी 21 जून को कर्क रेखा पे और 22 दिसंबर को कहा रहता है, मकर रेखा पे। समझ में आ गया। अगर सूर्य 21 जून को कहा रहेगा कर्क रेखा पे, तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी। और 22 दिसंबर को कहा रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहेगा। इससे क्या तात्पर्य है कि सूर्य की किरणें सीधी कहां गिर रही है, दक्षिणी गोलार्ध में गिर रही है, मकर रेखा पे सूर्य है, तो क्या हो जाएगा वहां पे, गर्मी। ठीक है,
अब उसके बाद अगला जो जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, वापस कौन सी स्थिति? ये वाली स्थिति। जैसे यहां से यहाँ गया था, यहां से आया, वैसे ही वापस कहाँ आ जाएगा? इसी स्थिति में आ जाएगा। तो इसी स्थिति में सूर्य कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा पे। जैसे यहाँ पे विषुवत रेखा में था, वैसे ही यहाँ पे विषुवत रेखा में रहेगा। इस स्थिति का अपोजिट क्या है? ये स्थिति। इसका अपोजिट क्या है? ये स्थिति। ये दोनों सेम हुआ, विषुवत रेखा पे और विषुवत रेखा पे। तो इट मीन्स क्या हुआ? देखो इसको समझो ऐसे, सूर्य जो है हमारी पृथ्वी पे, ये जो अपनी जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है, तो इन पे कैसे गति करता है, इन पे कैसे मूवमेंट करता है, ये कैसे होता है? तो सबसे पहले हमारा सूर्य कहाँ था? मकर रेखा पे। बताया मैंने, मकर रेखा पे था। कब था भाई? 22 दिसंबर को था। यहां से किधर आया? विषुवत रेखा पे। कब आया भाई? 21 मार्च को आ गया। अब यहां से किधर गया? फिर कर्क रेखा पे। कब गया? 21 जून को। समझ में आ गया? अब वापस यहां से रिटर्न होगा ना, जैसे मकर रेखा से वापस रिटर्न हुआ था, वैसे ही कर्क रेखा से क्या होगा? ये वापस रिटर्न होगा। तो रिटर्न किधर होगा? ये वापस रिटर्न होगा। कहां पे होगा? विषुवत रेखा पे। यानी विषुवत रेखा पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये स्थिति कब आएगी? 23 सितंबर को। ठीक है, तो वापस 23 सितंबर को क्या हो जाएगा? कहां आ जाएगा सूर्य? विषुवत रेखा पे। समझ में आ गया? तो अब देखिए, इन्हीं के आधार पे हमारे क्या ऋतुएं बनती है। जैसे यहाँ पे सर्दी होगी भारत में, उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पे गर्मी हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? अब गर्मी के बाद में यहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, तो कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, तो क्या हो जाता है? मानसून आ जाता है, तो बरसात हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया? बरसात, ये बसंत। ये चारों ऋतु हमारे जो भारतीय, अपने हमारे भारत में मानी गई है, वो ऋतु इस आधार पे होती है। ठीक है, पूरी पृथ्वी का परिक्रमण इस पे रहता है। अब देखिए, अब क्या होता है, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी जो है उसका आकार कैसा है? अपना देखा बताया ना, बिल्कुल गोल गेंद के जैसे नहीं है। किस आकार का है? जियोड आकार का। ठीक है, जियोड। इसको, इस आकार को क्या बोलते हैं? जियोड। यानी क्या होती है ये पृथ्वी जो है हमारी, वो क्या है? भूमध्य रेखा पे तो क्या है? थोड़ी सी उभरी हुई है, और ध्रुवों पे क्या है? चपटी। तो जो ये जो शेप है, इस शेप को, कि ध्रुवों पे तो बीच में से उठा हुआ होना, उभरा हुआ होना, और ध्रुवों पे क्या होना? चपटा होना, क्या कहलाता है? जियोड कहलाता है। ठीक है, ये जियोड आकार कहलाता है। ठीक है ना? तो इसके आधार पे देखो, ये जियोड आकार हो गया। अब क्या होता है? अब हमने पढ़ा अभी कि सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। अब इस परिक्रमण में क्या होता है? ये परिक्रमण जो करती है, किसमें करती है? दीर्घवृत्तीय कक्ष में। यानी कि बिल्कुल गोलाई में, जैसे साइकिल का पहिया होता है, वैसे गोलाई में नहीं करती है। कैसे करती है? दीर्घवृत्तीय में। दीर्घवृत्तीय में क्या होता है? कभी इसके पास होती है, तो कभी इसके दूर होती है। ठीक है, जैसे इस स्थिति में सबसे पास में मान लो। ठीक है, तो अब जनवरी में क्या होता है? कौन सी स्थिति में रहती है? जनवरी में क्या होता है? ये पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे पास की स्थिति में रहती है। कितनी जनवरी को? 3 जनवरी को। ठीक है, सबसे पास की स्थिति में रहती है। तो जब सूर्य के सबसे पास की स्थिति होती है, उससे क्या कहते हैं हम? पेरिहीलियन। क्या कहते हैं? उपसौर। ठीक है, सबसे पास की स्थिति कब हो गई? 3 जनवरी को। क्या कहलाती है ये? उपसौर या पेरिहीलियन। क्या कहलाता है? पेरिहीलियन। ठीक है, 3 जनवरी को। अब वैसे क्या हुआ? सबसे अधिक दूरी में कहां रहती है? जुलाई में। जनवरी के सामने क्या है? बिल्कुल विपरीत, जुलाई में। तो जुलाई में सब पृथ्वी क्या रहती है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ये रहती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एपीहीलियन या फिर अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर या एपीहीलियन। अपसौर या एपीहीलियन। अब देखिए, सबसे पास की स्थिति क्या होती है? औसत दूरी जो कितनी है सूर्य की और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, वो मानी जाती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अब देखिए, सबसे अधिक पास की दूरी में क्या होता है? कितना किलोमीटर हो जाता है? लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के आसपास दूरी इसकी रह जाती है। इस स्थिति में, सबसे पास की स्थिति में परिक्रमण करते हुए सूर्य के चारों ओर, सूर्य के सबसे पास की स्थिति में आती है पृथ्वी। कब? 3 जनवरी को। तब क्या रहता है? ये कब होता, क्या रहता है? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी रहती है
उपसौर की स्थिति में, ठीक है। और अपसौर ये कब होता है? 4 जुलाई को। इस स्थिति में क्या रहती है? सबसे अधिक दूरी पे रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसौर या एपीहेलियन। इस स्थिति में दूरी कितनी रहती है इसकी? लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है। ये भी किलोमीटर, 14 करोड़ 70 लाख, लगभग 50 लाख किलोमीटर का अंतर आ जाता है सबसे निकटतम दूरी में और सबसे अधिकतम दूरी में। पृथ्वी की सूर्य से दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करते हुए सबसे पास की स्थिति, जब सबसे पास सूर्य के सबसे पास आती है, वो स्थिति होती है कौन सी? पेरिहेलियन की, जिसमें दूरी कितनी होती है? लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और सबसे अधिक दूरी जब पृथ्वी सूर्य से होती है, वो दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है। इसे कहते हैं हम उपसौर। अब देखिए, अब पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है भाई, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, तो पता है कि किस गति से चक्कर लगा रही है? तो देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण लगाती है, वो उसकी जो गति होती है वो कितनी होती है? 1,07,610 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग, ठीक है। 1,07,600 610 के आसपास, ठीक है ना, किलोमीटर रहती है, ठीक है। ये तो हो गया परिक्रमण की गति। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, उस घूर्णन की गति कितनी रहती है? वो कितनी रहती है? लगभग 1610 किलोमीटर प्रति हावर के आसपास रहती है। ये थोड़ा सा इसमें हो सकता है थोड़ा सा बदलाव हो, तो 5 किलोमीटर का लगभग ये रहता है, 1610 के आसपास और 1,07,000 के आसपास किलोमीटर रहता है, ठीक है। तो इस आधार पर हमें समझ में आ गया कि हमारे जो ऋतुएं, पृथ्वी की जो गतियां होती है, उसके आधार पर ऋतुएं कैसे बनती है और दिन और रात कैसे बनते हैं, ठीक है। ओके।